नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर्वधर्म संगम चैनल पर। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो शुरुआत से ही समाज सेवा में लगे हुए हैं, जो हमेशा युवाओं के हितों का ध्यान रखते हैं, जो हमेशा पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी के आदर्शों का पालन करते हुए आ रहे हैं और समाज को उसका फायदा पहुंचा रहे हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके दिल में ये जो युवाओं के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए स्थान बना है, वो किन के आदर्शों पर चलकर उन्हें प्राप्त हुआ है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश मिश्रा जी, जो कि अध्यक्ष हैं पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के। आप गृह मंत्री अमित शाह जी के कार्यकारी सचिव भी रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद रविंद्र जी। आज आपने जो मौका दिया, पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी की 100वीं जयंती होने वाली है और इस अवसर पर एक साल भर से कार्यक्रमों की श्रृंखला चल रही है, उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और इस चर्चा के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए उनके सफ़र को हम समझते हैं कि किस तरह से वो पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी के आदर्शों को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर राकेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप न्यास के ज़रिए युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, बच्चों को, सबको आगे बढ़ा रहे हैं। जानना चाहेंगे इस सफ़र की कैसे शुरुआत हुई और पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी के आदर्शों का पालन करते हुए क्या आपके जहन में रहता है कि हम कोई ऐसी चूक ना कर जाएं, कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे न्यास पर कभी भी कोई दाग लगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज मैं जो भी हूँ अपने पूज्य पिताजी के कारण हूँ। हमारे पूज्य पिताजी पंडित गणेश प्रसाद जी मिश्र एक जन्मजात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे। 1948 में वो हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में सभी विषयों में डिस्टिंक्शन में पास करके अजमेर बोर्ड से पोस्ट मास्टर बने और पोस्ट मास्टर बन के झांसी में जब वो सामाजिक काम में थे, उसी समय गांधी जी की हत्या हुई। परिस्थितियां बदली। एक वर्ग ने आरोप लगाया कि गांधी जी की हत्या आरएसएस ने की है और इसके कारण उनके कैंपस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा लगती थी। पूज्य दद्दा जी को भी आरोप लगा कि आप इसमें शामिल थे। उन्होंने कहा मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, ये तो खेल कूद देशभक्ति का पाठ पढ़ता है। तो दद्दा जी को भी गांधी हत्या में 6 माह कारावास में जाना पड़ा। बाद में जब वो निकल के आए, सिद्ध हो गया कि गांधी जी की हत्या तो एक अनावश्यक लोगों ने की है, उसमें संघ का कोई दोष नहीं है। दद्दा जी ने संघ के साथ जुड़ के तभी से अपना प्रचारक जीवन शुरू किया। पोस्ट ऑफिस की नौकरी छोड़ी और वो सामाजिक जीवन में लग के कानपुर, झांसी, तातियागंज इनमें संघ के प्रचारक के रूप में काम किया। उनके जो बीज थे वह हम सब चारों बहनें और छोटे भाई के रूप में हमारे ऊपर भी आए। हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक जागरण की प्रेरणा हमें उनसे जन्मजात रूप से मिली है। दद्दा जी सदैव कहते थे, नर सेवा नारायण सेवा। दीनहीन की सेवा में ही उनको लगता था कि भगवान की सेवा होती है। हम देखते हैं हमारा गांव जो धवर्रा उत्तर प्रदेश के दूरस्थ एक कोने में स्थित है, वहाँ पे बहुत अच्छी शाखाएं लगती थीं। 4 शाखाएं गांव में लगती थी, प्रभात, सायं और रात्रिकालीन। गांव का हर वर्ग संघ के साथ जुड़ कर के कंधे से कंधे मिला के चलता था। और आज भी हमारे गांव में जो नींव है वो अयोध्या के आंदोलन में सहभागिता के रूप में हो, चाहे गांव के सर्वांगीण विकास में हो। पिताजी स्वयं एक किसान थे। उन्होंने उच्च शिक्षा तो नहीं प्राप्त की, लेकिन हम कह सकते हैं अनेक उच्च शिक्षित लोगों को उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत और भूगोल जैसे विषयों पे एमए, बीएड, पीएचडी के लोगों को भी उन्होंने पढ़ाया और उनके शोध कार्य को कराया। जो शिक्षा की आपने बात करी, मैंने ये भी देखा कि शुरुआती शिक्षा जो रही उसमें उन्होंने उर्दू भी सीखी, फ़ारसी भी सीखी, उन्होंने हिंदी भी सीखी, संस्कृत भी सीखी और उनको लेकर बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं कही जाती हैं कि वो लोगों के लिए बचपन से ही प्रेरणा के स्रोत हो गए थे। उस बारे में ज़रूर आपसे कुछ जानना चाहेंगे। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि वो समय के इतने पाबंद थे कि उनका एक ही कहना था कि वो अपने खेत खलिहान में भी काम करते हुए लोगों से कहते थे जिसमें हिम्मत हो वो हमारे साथ बैठे और पढ़े, सीखे। हमारे पास अलग से समय नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। जैसे वो क्या करते थे, गाय को लगा रहे हैं या गाय को भूसा दे रहे हैं, सानी दे रहे हैं, तो उस समय भी उनके साथ गौशाला में बैठ के 4-6 बच्चे बैठे रहते थे और पढ़ते रहते थे, जिज्ञासु होते थे। आज उनके पढ़ाए अनेक लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और उनके पढ़ाए हुए लोग जो है अनेक विषयों में पीएचडी कर चुके हैं। हम स्वयं 2 भाई बहनों को उन्होंने पीएचडी कराई, कॉलेज में हम प्रोफेसर हुए।
तो हमेशा से मन में भाव था कि पूज्य पिताजी के सपनों को साकार करना और उनके मन में जो सेवा संस्कार का भाव था उसको बनाए रखना। वो कई बार कहते थे, पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। आज मुझे लगता है कि आज बढ़ते हुए समय में हमारे पूरे देश में इसी भाव को बनाना होगा। तो कई बार ये भी देखा गया कि ये कहा जाता है कि जब उनके जहन में आंदोलन के भी बीज पड़े थे तो तिरंगे को देखा था उन्होंने, अपनी नानी जी से सीख ली थी, तो वो स्टोरी भी अपने आप में अलहदा है। क्या आपके पास भी ऐसी कोई कहानी जो उन्होंने आपको बताई हो जिससे आपको लगा हो कि नहीं, ये जो चीज़ें उन्होंने की हैं वो हमें आत्मसात करनी चाहिए और जो आज की युवा पीढ़ी है उसमें भी डालनी चाहिए? मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपातकाल के संघर्ष में 18 महीने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट था और वो गिरफ्तारी से बचने के लिए पूरे क्षेत्र में, संपूर्ण बुंदेलखंड में घर घर जाके इंदिरा गांधी के आपातकाल के खिलाफ संघर्ष किए। हमारे घर में एक टकसाल लगी होती थी मशीन, साइक्लो स्टाइल मशीन से पत्र निकलते थे और उसमें हम सब भाई बहनों की बहुत सुंदर लेखन था, राइटिंग थी, तो हम लोग उसमें स्टेंसिल पे लिखा करते थे। वो पेपर छपते थे, पिताजी उनको कंबल में, बिस्तर में अलग अलग छिपा के, कभी बस में बैठ के, कभी साइकिल में ही ज़्यादा चलते थे और पूरे बुंदेलखंड के गांव-गांव में वो जाके इंदिरा गांधी के तानाशाही और आपातकाल के बारे में बताते थे। आपको रविंद्र जी बता दूं, उस समय मीडिया पे सेंसर था, रेडियो आता नहीं था, आज की तरह सोशल मीडिया तो सोचने की भी बात नहीं थी। ऐसे समय पे केवल जो पत्रक निकाले जाते थे जिनकी आपातकाल के संघर्ष गाथा में दद्दा जी के नाम के साथ उल्लेख भी है। और आपको बता दूं कि जो हमारा धवर्रा गांव है वो मध्य प्रदेश के चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो इसलिए कई बार पुलिस को चकमा देके कभी एमपी भाग जाते थे, कभी यूपी जाते थे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन बड़े बड़े अधिकारी, चाहे स्वर्गीय अशोक सिंघल जी हों, परम पूज्य भाऊराव देवरस जी हों, संघ के सरसंघ चालक श्रीमान सुदर्शन जी हों, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी सरसंघ चालक हों, या संकटा सिंह जी किसान संघ के बड़े प्रचारक थे, सब करके प्रचारक हमारे गांव के खेतों में रहे, छिपके रहे, उन्होंने काम किया। और मेरी माता श्रीमती शांति देवी का उसके पीछे बहुत बड़ा भाव था। कोई भी व्यक्ति हमारे घर से कभी भी भूखे नहीं जाता था। आपको ये भी बता दूं कि मेरी एक बुआ जी थी जो दद्दा जी की बहन थी, श्रीमती इंदिरा बुआ। बचपन से ही उनके विधवा थी तो हमारे घर में ही रहती थी और वो भी माताजी और पिताजी के साथ में उतना ही लोगों का ध्यान रखती थी कि घर से कोई भी निकले तो चाहे उसको कई सब्जी पानी ना मिले, लेकिन हाँ मट्ठा दूध रोटी के साथ उसको भरपूर भोजन मिले, इसकी चिंता हमारे घर हमेशा से रही है। जब कार्य शुरू किया दद्दा जी ने तो पहली नींव जो उन्होंने रखी वो किस सोच के साथ रखी? क्योंकि एक तो चारों तरफ से संघर्ष उनके साथ था, गिरफ्तारी की भी बात होती थी, लेकिन उन्होंने कभी ना तो किसी बात को कमज़ोर पड़ने दिया, बल्कि वो जैसे लगा कि ऊर्जा जो है, ज्वाला जो है और ज़्यादा बड़ी हो गई है पहले की अपेक्षा। यानी कि एक चिंगारी जो है वो और ज्वाला को रूप लेती जा रही थी। जब आंदोलन हुए, जब गिरफ्तारी की बात हुई और इधर उधर उनको छुपना भी कई बार पड़ा, तो वो चिंगारी आंदोलन में कैसे बनी? एक तो कहीं ना कहीं रहता है कि कभी कभी व्यक्ति के मन में राष्ट्रवाद की इतनी पक्की धारणा रहती है कि वो उसको दिन पर दिन निखारता जाता है। मुझे लगता है दद्दा जी के जीवन में यही थी। एक तो उस समय का हमारा धवर्रा का संयुक्त परिवार था, चाचा जी पिताजी लोग सब मिला के 8 भाई थे। पिताजी तो स्वयं अकेले चलते रहे, उनके पिताजी भी स्वयं किसान थे। नीलकंठ मिश्र दाऊ जी की बड़ी प्रतिष्ठा थी और गांव में वो मुखिया के नाते जाने जाते थे। दद्दा जी के ऊपर भी अपने माँ पिता का संस्कार था। 4 बहनों के सबसे छोटे भाई थे, जैसे कि मेरे साथ भी लगभग वही अवतरे थे, मैं भी सबसे छोटा हूँ। और उनकी बहनों उनको बहुत मानती थी और उनके संस्कार जो थे, बुद्धि वल्लभ शास्त्री जी एक बहुत बड़े हमारे यहाँ के उद्योगपति समाजसेवी थे, उन्होंने पढ़ाई में मदद की। आपने देखा होगा उनकी जीवनी में भी लिखा है, उन्होंने स्वयं जो लिखा है कि बुद्धि वल्लभ जी शास्त्री इनकी मेधावी बुद्धि होने के कारण ही इनको पढ़ने में मदद की और इनको वजीफ़ा वगैरह दिया, जिसके कारण दद्दा जी ने, आपने जो भाषाएं कहीं अरबी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, आज के किसी नए बच्चे से कहेंगे तो उसको बड़ा हंसी की बात लगेगी। लेकिन पहले क्या था कि हम
गुलामी के समय पे उनकी पढ़ाई हुई। उस समय अरबी फारसी और सब भाषाएं भी स्कूल में पढ़ाई जाती थी। क्यों पढ़ाई जाती थी, उसके पीछे भी लॉजिक था कि हमारा पड़ोसी देशों के साथ, पड़ोसी देश तो नहीं था लेकिन हमारे सबके साथ संबंध अच्छे रहें, इसलिए हमने जो है उसको भी पढ़ने की ज़रूरत है, लिखने की ज़रूरत है, उसके साहित्य को वो जानते थे। हिंदी को लेकर उन्होंने बड़े प्रयास किए। आप लोग किस तरह से उस प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके जो अथक प्रयास रहे हैं हिंदी को लेकर, वो कैसे उन्होंने आगे बढ़ाए, फिर आपने उसको कैसे जारी रखा? रविंद्र जी, हिंदी तो ठीक ही है, बुंदेलखंड भर में बोली जाती है। उनका अधिकतम प्रयास संस्कृत और गणित पे था। वो कहते तो ज्योतिषीय गणना जो होती है वो पूरी गणित है, मैथमेटिक्स है। तो इसलिए वो गणित की, लोनी की ट्रिग्नोमेट्री आज के बच्चों को, और हमारे नौगांव में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज था, उसके बच्चों को ऐसे पढ़ाते थे जैसे साधारण जोड़ घटाव हो। इसी प्रकार संस्कृत भाषा के बारे में उनका कहना था, वो स्वयं प्रतिदिन रोज गीता अध्ययन करते थे और गीता अध्ययन नहीं करते थे, गीता के सूत्रों पर विमर्श करते थे। हमारे दरवाजे पे बैठ के शाम को प्रतिदिन सब लोग लालटेन में बैठ के रामचरितमानस का पाठ करते थे। सब बहनें भाई सबका एक नियमित दिनचर्या थी। वह सब हमारे बीच में संस्कार का कारण बना और हम कह सकते हैं कि इसलिए हमने दद्दा जी के नाम पे संस्कृत में जो नौगांव में सर्वोच्च अंक प्राप्त करेगा ऐसे विद्यार्थी को हम 10,000 रुपये नगद पुरस्कार देते हैं। भीमकुंड में एक संस्कृत पाठशाला स्वामी श्री 1008 संकर्षणाचार्य जी महाराज की देखरेख में बंद जैसी हो रही थी, उसको हमने पुनः जीवंत किया। वहाँ दद्दा जी के नाम पे एक सभा मंडप बनाया। आज वहाँ पे 90 बच्चे पढ़ते हैं। हर साल उन 90 बच्चों को वटुक जनेऊ संस्कार के कार्यक्रम होते हैं, परिवार को जोड़ा जाता है। और भीमकुंड जैसे दर्शनीय तीर्थ स्थल पे एक संस्कृत का वातावरण सुनकर के, वेद उच्चार, मंत्रोच्चार, शंख की ध्वनि सुन के हमको दद्दा जी के साक्षात दर्शन होते हैं कि दद्दा जी यहाँ विराजमान हैं। बिल्कुल, ये तो आपने बताया। एक ऐसा भी चरण आया जब एक लंबा सफ़र तय करने के बाद उन्होंने आखिरी सांस ली थी और वो आप लोग, मतलब लोगों को छोड़कर गए थे। लेकिन कहते हैं कि जो लोग जाते हैं वो अमर हो जाते हैं। दद्दा जी ने ऐसे काम, बहुत कम लोग होते हैं जो अमर होते हैं। तो अगर आप उनको बयां करना चाहें अपने शब्दों में तो कैसे बयां करेंगे और क्या उनके आखिरी शब्द थे जब उनसे बात हुई होगी? मैं आपको बताऊं कि वो अनुशासन के बड़े कठोर थे, लेकिन उनका अनुशासन नारियल की तरह था। ऊपर से वो कठोर रहते थे लेकिन हृदय से बड़े मुलायम थे। गांव के हर व्यक्ति को उन्होंने कभी कोई छुआछूत की बात नहीं मानी। उन्होंने अमीर गरीब का भेद नहीं माना। मेरे घर के दरवाजे पे कोई भी व्यक्ति आके बैठ के भोजन करके जाता था, क्योंकि ये जन्मजात संघ के संस्कार उनके मन में थे। वही संस्कार हम में और हमारे पुत्र और परिवार में भी है। आपने कहा कि वो जाते समय छोड़ के गए तो कैसा लगा? किसी भी पिता का जाना उसके पुत्र के लिए एक दुख का विषय। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब वो गए तो उनके आखिरी शब्द क्या थे आपसे? क्योंकि हमेशा कोई ना कोई एक स्वप्न, अपना ख्वाब कुछ अधूरा रहता है तो उसे छोड़ कर जाता है और वो चाहता कि उनके जो संतानें हैं या उनके जानने वाले हैं वो उसे आगे बढ़ाएं। वैसे तो मैं कहूँ दद्दा जी का जाना अचानक हुआ। 16 अप्रैल 2016 को रात्रि को गौ सेवा के तहत ही उनको एक ब्रेन हेमरेज आया और वो गौशाला में गिर गए। उसके बाद हम उनको झांसी होते हुए दिल्ली में लाए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में उनका इलाज चला 1 महीने। तो लगभग वो कोमा में थे, लेकिन कोमा में रहते हुए जो वहाँ पर डॉक्टरों ने उन पर प्रयोग किए वो जानने लायक है। वो इतने गंभीर बीमार हो गए कि उन्होंने जीवन में कोई दवाई नहीं खाई थी। गौमूत्र पीते थे, घी लगाते थे, तेल लगाते थे, ऐसे उनकी प्राकृतिक चिकित्सा का काम था। उनकी पूरी चश्मा उनको नहीं लगता था, उनकी मेमोरी शार्प थी, उनको होश पुनः आ जाए, इसलिए डॉक्टरों ने उन पर रिसर्च भी की। वो बोल तो नहीं पाए ऐसा मैं कहूँ, लेकिन हाँ वो अंतिम समय तक 6 महीने लगभग बिस्तर पर रहे और वो पेन से लिखते थे और सुनते थे, समझते थे। उनका ये कहना था कि सेवा ही परमो धर्म, सेवा करने में कभी पीछे मत हटना, सब समाज को लेके चलना, कभी भी गांव को विवाद मुक्त बनाने के लिए प्रयास करना और खेती किसानी, गौ माता, गौ सेवा इसके काम में लगे रहना। और उनका कहना था कि स्वयं के लिए धन संचय नहीं करना, जो है सब समाज के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और तमाम जानकारियाँ देने के लिए कि जो हमको नहीं पता थी वो भी आपने हमको भी बताया और हमारे दर्शक जो सुनेंगे उनको भी उससे प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो आपने देखा कि समाज सेवा जब करनी हो तो आप अगर अंतिम सांस भी ले रहे हैं तब भी समाज सेवा ही जहन में रहती है और यही वो अपने बच्चों में भी डाल गए और अपने परिवार के अन्य सदस्यों में भी डाल गए। जीवन जब लोगों के प्रति समर्पण की भावना रखता हो तो निश्चित तौर पर आपकी मृत्यु नहीं होती, आप अमर हो जाते हैं।
तो दद्दा जी आज हमारे बीच अमर हो चुके हैं, लेकिन उनके आदर्श आज भी जिंदा हैं। तो फिलहाल इतना ही, और अगर कभी मौका मिला तो हम दद्दा जी के बारे में और भी अहम जानकारियां जो उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इतना ही। कैमरामैन संजय सिंह के साथ मैं रविंद्र सिंह, नमस्कार।